स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर का स्कीमेटिक है, यानी कि मैंने डायग्राम डाउनलोड किया है नेट से, और इसमें आप देख सकते हो एक प्रोसेसर के अंदर कितना सेक्शन होता है, सारा का सारा सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब एक प्रोसेसर में क्या होता है, ओनली प्रोसेसिंग का काम नहीं करता है। प्रोसेसर प्रोसेसिंग के अलावा जितने भी सेक्शन होते हैं, सारा का सारा सेक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये कौन कौन सा सेक्शन को कंट्रोल करता है, चलिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये है प्रोसेसर का मेन सेक्शन। जैसे प्रोसेसर क्या होता है, अभी आप फ़ोन खरीदेगा तो ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, डेका कोर, इस तरह से प्रोसेसर आता है। मतलब एक प्रोसेसर के अंदर जैसे मतलब आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसके अंदर 8 सीपीयू है। तो इस प्रोसेसर को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टा कोर प्रोसेसर बोलेंगे। और किसी में अगर 4 सीपीयू है तो उसको क्वाड कोर प्रोसेसर बोला जाता है। तो ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर जो है ये ओनली इसमें प्रोसेसिंग का यूनिट, ये वाला यूनिट को हम प्रोसेसिंग यूनिट बोलेंगे। और इसके साथ साथ क्या है, इसमें जो दूसरा भी सेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ अदर सेक्शन भी है और भी सेक्शन भी है। मतलब ये क्या कर रहा है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो सेक्शन है, इसका नाम क्या लिखा हुआ है, मोडेम। मोडेम मतलब आर एफ एम्पियर, आर एफ एम्पलीफायर, और एम टी इतना मतलब रिसीवर, यानी कि आर एफ आई सी। मतलब जो नेटवर्क सेक्शन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी प्रोसेसर के अंदर एक सेक्शन होता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, मोडेम सेक्शन। तो इसके प्रोसेसर के अंदर का जो मोडेम सेक्शन है उसके लिए भी वोल्टेज का ज़रूरत होगा। तो मतलब जो वोल्टेज आता है हमारे जो S1 S2 से जो वोल्टेज बनता है, तो इसके लिए भी वोल्टेज बनेगा। ये वाला जो सेक्शन है ये मेन सेक्शन हो गया, तो इसके लिए भी वोल्टेज बनना जरूरी होता है। तो जो मेन सेक्शन होता है, प्राइमरी सेक्शन सबसे मेन ये वाला सेक्शन हो गया। नेटवर्क भी मेन ही होता है, इसको भी वोल्टेज का जरूरत होता है, स्टार्टिंग में ऑन होना होता है। तो सारा का सारा जो सेक्शन होता है उसके लिए वोल्टेज का जरूरत होता है। इसके बाद मतलब ये जो सीपीयू प्रोसेसर है वो किस सेक्शन को डायरेक्टली कंट्रोल करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो I2C डिवाइसेस, मतलब जिस लाइन से I2C का लाइन कनेक्टेड होगा सारा का सारा को कंट्रोल करेगा। कीपैड मतलब पावर स्विच, वॉल्यूम स्विच, जो भी इससे कनेक्टेड होगा वो डायरेक्टली उसको कंट्रोल करेगा। अभी तक आप मतलब जितने भी कोर्स ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी सीख रहे थे, वो उसमें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, या तो उसके लिए आपको बहुत ही बड़ा बिग अमाउंट पे करना पड़ रहा था, या आप उसमें कम्प्लीटली सीख नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं आपको अब इस चैनल के माध्यम से आपको मैं इस तरह से इतना डेप्थ में पढ़ाने वाला हूँ कि आपको मोबाइल का एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा। मोबाइल का जितने भी लाइन होते हैं, लाइन बाय लाइन, वो हर एक सर्किट, हर एक पॉइंट, हर एक आईसी, हर एक कंपोनेंट का इतना डेप्थ नॉलेज देने वाला हूँ, जिसको जानने के बाद आप मोबाइल का रिपेयरिंग जो है उसको पूरी तरह से क्लीन कर सकते हो, उसको पूरी तरह से 100% रिपेयरिंग कर सकते हो। इतना नॉलेज आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। ये है मोबाइल रिपेयरिंग का एक एक्स्ट्रा सुपर एडवांस कोर्स। तो आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स एकदम डेप्थ में लेना चाहते हो, मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाए, आप 100% मोबाइल रिपेयरिंग कैसे कर सकते हो, इस तरह का कोर्स अगर आप एडवांस, सुपर एडवांस और एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के कोर्स अगर आप लेना चाहते हो, और बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। इसमें लिमिटेड सीट है, 25 सीट है, और 25 स्टूडेंट को पढ़ाया जाए। और 25 के बाद अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना होगा। 25 सीट्स के लिए मैंने एक कंसेक्शन या डिस्काउंटेड प्राइस रखा हुआ है, जिसमें मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स देने वाला हूँ। आपको मतलब मोबाइल रिपेयरिंग में पूरा का पूरा रगड़ने वाला हूँ, जिसको सीखने के बाद आपको मोबाइल रिपेयरिंग में कोई भी डाउट नहीं रहे। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन करें। और सीट ओनली 25 है, तो अगर आप 25 सीट्स के बाद अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा या डबल चार्ज लगेंगे। अगर 25 स्टूडेंट के अंदर आप एडमिशन ले लेते हो तो आपको मिनिमम प्राइस में एक कोर्स सिखाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक कीजिए, और वहाँ पे मैं आपको कोर्स का प्राइस और कोर्स में पढ़ाने वाला जो सिलेबस है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ग्रुप में आपको मैसेज करूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो पर्सनली, या ग्रुप में क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप इस कोर्स का डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसको कंट्रोल करेगा, यूएसबी को कंट्रोल करेगा। ईएमआई का मतलब आप देख रहे हो DDR2 DDR3 लिखा है, मतलब रैम को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद डीबग फैसिलिटी कोर्स साइट लिखा हुआ है। डीबग का मतलब होता है जो पॉइंट होता है, टेस्ट पॉइंट प्रोसेसर के लिए, उस पॉइंट को डीबग या कोर साइट पॉइंट बोलते हैं। तो उसको भी कंट्रोल करता है। तो मतलब सीपीयू से कनेक्शन होने वाला जितने भी लाइन होते हैं वो सारा, जैसे पावर मैनेजमेंट, मतलब जैसे चार्जर, यहाँ पे लिखा हुआ है चार्जर से आने वाला वोल्टेज को भी शो करने के लिए, चार्जिंग का इन्फॉर्मेशन, बैटरी का इन्फॉर्मेशन जो भी होता है उसको दिखाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी सिस्टम क्या होता है, सीपीयू के अंदर होता है। सिम के लिए
जो आरटीसी होता है, क्रिस्टल होता है, एक आरटीसी क्रिस्टल होता है पावर आईसी के पास, तो उसे जो फ्रीक्वेंसी बनता है वो भी सीपीयू को दिया जाता है। तो मतलब वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन सीपीयू के प्रोसेसिंग सेक्शन में आता है। तो इस प्रोसेसिंग सेक्शन को काम करने के लिए भी वोल्टेज 1.2 वोल्ट का जरूरत होता है। मॉडेम के लिए भी कितना होता है, 1.2 वोल्ट का जरूरत होता है। दो वोल्टेज स्टार्टिंग में आना जरूरी होता है। उसके बाद प्रोसेसर के अंदर और क्या सेक्शन है, तो नीचे आप देख सकते हो ऑडियो सिस्टम। मतलब प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, ऑडियो कोडेक सिस्टम भी होता है। मतलब जो स्पीकर होता है, माइक होता है, ईयरफोन होता है, उस सारा का सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, इसमें ऑडियो सिस्टम भी होता है। उसके बाद मल्टीमीडिया सिस्टम, यानी कि ग्राफिक, जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिक सिस्टम। तो जीपीयू वोल्टेज जो बनना था वो भी इसके लिए इसको जरूरत होता है। तो ग्राफिक, जब तक ये वोल्टेज, ग्राफिक वोल्टेज भी 1.2 ही होता है, तो ये वोल्टेज नहीं बनेगा तो भी क्या होगा, इससे जो ग्राफिक है वो नहीं आएगा। तो ये डिस्प्ले में या इमेज या जो भी डिस्प्ले से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर और पिक्चर, वीडियो या इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग का जो भी काम होता है वो सारा का सारा प्रोसेसर के अंदर ही होता है। मतलब जो ग्राफिक होता है वो भी प्रोसेसर के अंदर ही रखा गया होता है। उसके बाद इसमें जो लास्ट सेक्शन है वो है वाईफाई, ब्लूटूथ या जीपीएस का सेक्शन। तो ये सेक्शन भी इसी में होता है। तो इस तरह से जो प्रोसेसर हो मल्टी फंक्शन आईसी होता है। तो इसको सिस्टम ऑन चिप, एसओसी भी बोला जाता है। एसओसी मतलब सिस्टम ऑन चिप, एक चिप पे बहुत सारे सिस्टम को बनाया गया होता है। और इसीलिए प्रोसेसर को वन टाइप के वोल्टेज नहीं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वोल्टेज का जरूरत होता है। तो इसका मेजरली चलने वाला सेक्शन कौन है, ये वाला सेक्शन पहले चलना चाहिए, नेटवर्क सेक्शन पहले चलना चाहिए, और जो उसके बाद जो ग्राफिक सेक्शन है वो भी पहले चलना चाहिए, ये वाला। क्योंकि ये तीन मेजर सेक्शन होता है और ये तीनों को पहले चलना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, कुछ जैसे वाईफाई के लिए हो गया या ऑडियो के लिए गया, उसके लिए बाद में वोल्टेज आता है। तो ये जो वोल्टेज है वो ये जो वोल्टेज है ये एलडीओ वोल्टेज होता है। और ये वाला जो तीन वोल्टेज आप देख रहे हो स्टार्टिंग का, तो ये होता है कोर वोल्टेज। मतलब कोर वोल्टेज, जब ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तो सीपीयू काम नहीं करेगा। तो इस तरह से सीपीयू के लिए डिफरेंट टाइप का वोल्टेज का जरूरत होता है। तो चलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सेकेंडरी सेक्शन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ जाइएगा तो फिर डेड फोन रिपेयरिंग करने के लिए बहुत ही आसान होगा। क्योंकि डेड फोन रिपेयर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन होता है वो सेकेंडरी सेक्शन होता है। सेकेंडरी सेक्शन अगर आप अच्छी तरह से नहीं समझिएगा, नहीं फाइल फाइंडिंग आपको मालूम होगा, तो फिर डेड फोन रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि डेड ओनली प्राइमरी सेक्शन से होगा जरूरी नहीं है, समटाइम्स सेकेंडरी सेक्शन से भी होगा। और सेकेंडरी सेक्शन से होगा तो मैक्सिमम आपका जो फॉल्ट है वो पावर आईसी के पास, मतलब ये जो कंपोनेंट आप जितने देख रहे हो ये सारा का सारा कंपोनेंट चेक कीजिए, आपको 90% से एबव फॉल्ट मतलब आपको मालूम हो जाएगा। कहीं ना कहीं पे आपको फॉल्ट जरूर मिलेगा। और ये सारा अगर ओके है, वोल्टेज बन रहा है, तो पावर आईसी का फॉल्ट नहीं होता है। वोल्टेज बनने के बाद अगर काम नहीं हो रहा है तो या तो सीपीयू का फॉल्ट होता है या तो ईएमसी से फॉल्ट होता है। तो सीपीयू और ईएमसी का फॉल्ट है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो फोन है उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद अगर कंप्यूटर डिटेक्ट कर रहा है, मतलब लगाने के साथ क्या होता है, इसमें एक की दबाना होता है। जैसे कंप्यूटर से जब फोन को कनेक्ट कीजिएगा तो की होता है, जैसे वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, इस तरह से की होता है। तो की कनेक्ट करने के बाद, की प्रेस करके कंप्यूटर में जोड़ने के बाद फोन कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन बिना की को प्रेस किए हुए कंप्यूटर को जोड़ने के साथ अगर फोन कनेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, उसका जो ईएमएमसी या सीपीयू है वो फॉल्ट होता है। तो उस टाइम में आपको क्या करना होता है, जो ईएमएमसी है पहले उसको एक बार निकाल के रिवॉल्व करके डालना होता है। अगर ईएमएमसी ओके है तो फिर या मानिए मतलब कंप्यूटर में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा है, पावर की मतलब जो पावर की होता है, बूट की दबाने के बाद कनेक्ट हो रहा है, तो फिर सीपीयू ओके है और जो फॉल्ट है वो ईएमएमसी से होता है। तो ईएमएमसी के लिए सॉफ्टवेयर करके देखना होगा। और सॉफ्टवेयर करने पर अगर फेल हो जा रहा है, बीच में ही रुक जा रहा है, तो पीएमसी फॉल्ट होता है और इसको आपको रिवॉल्व या रिप्लेस करना होगा। चलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। और हमारा क्लास अब ऑलमोस्ट एंड हो गया है, और जो भी आपको डाउट है वो हम रिवीजन, 2 दिन रिवीजन क्लास होगा, मंडे और ट्यूसडे। तो आप अपना क्वेश्चन रेडी रखिए। कैमरा सेक्शन में प्राइमरी से डायरेक्ट नहीं जाता है, प्राइमरी से एलडीओ में जाता है। एलडीओ
और LDO क्या करता है, जैसे यहाँ पे 3.7 गया है LDO को, तो LDO जब इनेबल होगा तो कैमरा के लिए 2.8 वोल्ट जनरेट करता है। तो सेकेंडरी वोल्टेज ही है, लेकिन पावर आईसी से भी जाता है कैमरा के लिए। जैसे जो डेटा लाइन होगा, कैमरा के जो भी डेटा लाइन होता है, MIPI लाइन्स होता है, तो सभी में वोल्टेज का ज़रूरत होता है, तो पावर आईसी से भी जाता है। और कैमरा के लिए अलग भी एक LDO का यूज किया गया होता है। आज का क्लास ओनली ये सिंगल क्लास नहीं है। अगर पूरा सेक्शन आप नहीं समझे हो तो ये समझने में दिक्कत होगा, तो पहले पूरा का पूरा रिवीजन कीजिए। अदर सेक्शन भी कम्प्लीटली आपको आना चाहिए, फिर ये सेक्शन समझ में आएगा। और नहीं समझ में आया तो रिवीजन करके 2 बार देखिए इसको। सबसे टफ क्लास आज का है, नेटवर्क सेक्शन से भी टफ, क्योंकि ये पूरा बोर्ड का समरी है। मतलब जितने भी वोल्टेज बनता है वो सारा का सारा वोल्टेज कैसे बनता है, फोन ऑन होने के लिए पहले कौन वोल्टेज बनता है, सेकेंडली कौन वोल्टेज बनता है, कौन वोल्टेज कहाँ पे जाता है, मतलब बूटिंग फोन का ऑन स्टार्ट करने के लिए या चलने के लिए जो भी सीक्वेंस होना चाहिए, सारा का सारा यहाँ से आपको समझ में आएगा। टफ नहीं है, अगर आप समझ जाते हो तो इजी है। सिंपली अगर डेड फोन हो जाता है तो आपको क्या करना है, इजी वे में अगर आप समझना चाहते हो, इसका इजी वे क्या है, सभी मतलब फोन अगर डेड आ रहा है तो डेड आने के कंडीशन में क्या होता है, कोई डेड फोन हो रहा है तो सबसे पहले नंबर 1 आप बैटरी चेक कीजिए। बैटरी ठीक है तो फिर आपको क्या करना है, स्विच चेक करना होगा। फोन का स्विच गड़बड़ होने से भी डेड हो जाता है। बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग है या नहीं है वो चेक करना होगा। फिर फोर्थ में क्या होगा, VPS का लाइन में चेक करना होगा। अगर ये सारा का सारा ओके है फिर भी आपका फोन डेड है तो फिर क्या करना, पावर आईसी के बगल के जितने भी कंपोनेंट है सबको चेक कीजिए। और 99% आपको फॉल्ट यहाँ कहीं किसी न किसी कंपोनेंट में फॉल्ट मिलेगा और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर फॉल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर या तो eMMC या तो CPU से फॉल्ट होता है। तो eMMC और CPU से फॉल्ट है या नहीं है, इसको फाइंड करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट कीजिए फ़ोन को। और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने पर ऑटोमेटिक अगर पोर्ट बन जा रहा है तो मतलब मोबाइल को एक बार फ्लैश कीजिए। फ्लैश करने पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फ्लैश करने पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो eMMC को रिप्लेस करना होगा। eMMC को रिबल करके या तो रिप्लेस करके देखना होगा। इसको समझ जाते हैं तो फिर आपको फ़ोन रिपेयर का, आपके पास जो फ़ोन आएगा वो रिटर्न होने का चांसेस बहुत ही कम होगा, क्योंकि ओनली अदर सेक्शन रिपेयरिंग करने से कंप्लीट नहीं होता है। ये सबसे मेन सेक्शन है, तो इसको समझना भी ज़रूरी है। इस सेक्शन समझ जाइएगा तो मतलब जो डेड फ़ोन आता है, ज़्यादा करके डेड फ़ोन रिटर्न हो जाता है। तो रिटर्न होने का कारण नहीं समझने के कारण मतलब 90% से ज़्यादा आपको ए वाला सेक्शन में फॉल्ट मिलेगा। तो इतना चेक कर लीजिएगा तो आपको 100 मतलब बहुत सारा फ़ोन आपका रिपेयरिंग हो जाएगा। और ये सेक्शन अच्छी तरह से नहीं, आप मतलब यहाँ पे चेकिंग नहीं कीजिएगा, ओनली प्राइमरी सेक्शन चेक कीजिए। बैटरी चेक कर रहे हो, स्विच चेक कर रहे हो तो 50% ठीक, कुछ प्रॉब्लम वहाँ से भी आता है, लेकिन 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ से भी आता है। तो 100% अगर डेट का सोल्यूशन चाहिए तो इस सेक्शन को भी चेक करना होगा। फॉल्ट कहाँ पे है वो फाइंड करना ज़रूरी होता है। फॉल्ट अगर मालूम हो गया आपको तो रिपेयरिंग करने में उतना दिक्कत नहीं होगा। मानिए ये वाला फॉल्ट है, कोई भी कॉइल में फॉल्ट मिला है तो सिंपली उसको निकालिए। निकालने के बाद क्या होगा, ये फॉल्ट तो 2 सेक्शन, जैसे पावर आईसी से वोल्टेज निकलता है और जाता है CPU को। तो मानिए CPU के साइड से फॉल्ट है या पावर आईसी के साइड से फॉल्ट है, तो आपको मालूम नहीं होगा। कॉइल निकालने के बाद आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि कॉइल निकालने के बाद अगर CPU के साइड फॉल्ट है तो ये वाला हाफ शॉर्ट या फुल शॉर्ट रहेगा और ये वाला ओके हो जाएगा। तो जहाँ पे हाफ शॉर्ट फुल शॉर्ट है वहाँ पे आप DC मशीन लगा के यहाँ पे देखिए, और जो भी कंपोनेंट फॉल्टी हो रहा है, मतलब कंपोनेंट का रोजिन मेल्ट हो रहा है, कंपोनेंट फॉल्ट है। अगर कंपोनेंट मेल्ट नहीं हो रहा है, जो CPU है वो मेल्ट हो रहा है, तो मतलब CPU में फॉल्ट है। इस तरह से आपको फॉल्ट मालूम होता है।